जो फर्स्ट थिंग है वो ऐसे होता है कि जब भी कोई डाउन सिंड्रोम का या ऑटिज्म का बच्चा होता है तो कि मदर ने क्या गलत किया था। यार भले ही कितने दवाएं ले या थेरेपी करे या जो भी है, वो हमेशा ही होगा। आप लोगों ने ऐसा क्या गैप देखा या क्या ऐसी ज़रूरत देखी कि यू केम अप विद दिस बडी अप ऐप? क्योंकि दोस्ती, एक्चुअली आप देखो तो दोस्ती थेरेपी है, राइट। हम पूरे दिन में अब हम काम करते हैं, हमारा दिन बुरा गया, हम क्या करते हैं, घर पे जाके हम अपने दोस्तों के साथ बात बात करते हैं। करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है और इनका डायग्नोसिस जब बच्चा का जन्म होता है तभी होता है। ओके। और डॉक्टर कैसे जानते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है? Hello everyone, welcome to Make the Shift, where every conversation inspires a shift. Thank you हमारे चैनल और एपिसोड्स को इतना प्यार देने के लिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहें इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। थैंक यू। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस के बारे में, उनसे रिलेटेड स्ट्रगल के बारे में, थेरेपीज़ के बारे में और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में जो हैंड होल्डिंग करता है पेरेंट्स की, बच्चों की और केयर गिवर्स की। आज की हमारी गेस्ट सिर्फ को फाउंडर्स ही नहीं पर मदर्स भी हैं विथ अ पर्पस। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में। वेलकम टू मेक द शिफ्ट मोनिशा एंड गोपिका। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो गोपिका, मैं चाहती हूँ कि हम बेसिक से स्टार्ट करें। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ऑटिज़म क्या होता है। ओके, सो ऑटिज्म को एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कहा जाता है। तो अभी भी ये जो शब्द है वो बहुत बड़ा है और बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर उसको ब्रेकअप करें तो न्यूरो यानी ब्रेन, तो Right. ब्रेन से जुड़ा हुआ, डेवलपमेंट यानी जो विकास होता है या जो डेवलपमेंट होता होता है ब्रेन का। सो ब्रेन की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक कंडीशन है। अभी अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि मैंने अपनी 8 साल की बेटी, जब वो 8 साल की थी तब उसके भाई के बारे में बताया, तो जिन लोगों को ऑटिज्म होता है, जो वो ऑटिस्टिक होते हैं, उनके ब्रेन का वायरिंग थोड़ा अलग होता है। जो टिपिकल ब्रेन का जो डेवलपमेंट, टिपिकली डेवलप्ड ब्रेन होती है, उससे उनका वायरिंग कुछ अलग होता है, यानी उनकी सोच थोड़ी अलग होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होती है, उनके बिहेवियर्स उस कम्युनिकेशन स्टाइल पे बेस्ड बिहेवियर्स अलग हो सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो सेंसरी इनपुट मिलता है, यानी मैं कुछ देख सकती हूँ, कुछ सुन सकती हूँ, कुछ फील कर सकती हूँ, वो भी बहुत अलग हो सकता है। Okay. शायद वो कोई आवाज़, यानी सिंपल सा एग्जांपल, बलून फूटने का आवाज़, यानी जो टिपिकल बच्चा होता है वो बलून फूटने के आवाज़ से बहुत वो डिस्ट्रेस नहीं होता है, उसको बहुत घबराहट नहीं होती है। पर मेरे बेटे वीर को बहुत ही घबराहट होती थी। अभी भी अगर बलून फूटता है तो बहुत घबराहट होती है। अगर कुत्ता भौंकता है तो वो उसको हेड कैंसलिंग हेडफोन्स पहनने पड़ते हैं, Okay. क्योंकि जो आवाज़ की जो पिच होती है या जो इंटेंसिटी आवाज़ होती है, वो उसके कानों से बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं। या फिर प्रेशर कुकर की आवाज़। तो अलग-अलग सेंसेस के जो इनपुट्स मिलते हैं, जो टिपिकल बॉडी में आते हैं, वो ऑटिस्टिक बॉडी में जो आते हैं उससे अलग तरीके से आते हैं। तो जो Okay. सेंसरी इनपुट्स आते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, और उनकी वजह से जो लोग बिहेव करते हैं वो अलग तरीके से बिहेव Behave करते करते हैं। सो बहुत सिंपली पुट, ब्रेन का वायरिंग अलग होता है, बिहेवियर थोड़ा शायद अलग हो, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग हो, शायद वो बोले, शायद वो ना बोले, और शायद वो अलग तरीके से बोले। और मेन चीज़ जो है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। Okay. स्पेक्ट्रम यानी जैसे कि हमने रेनबो देखा है, अलग अलग इंटेंसिटी के कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो जैसे कि रेनबो एक स्पेक्ट्रम होता है, ऑटिज्म भी एक स्पेक्ट्रम है। Okay. तो स्पेक्ट्रम के एक तरफ आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की ज़रूरत नहीं हो, यानी उनके डेली जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप संभाल पाते हैं, अपने आप रहते हैं। अब
खाना बनाते हैं, उनके बैंकिंग का देख लेते हैं, सब अलग, उनके जॉब्स भी हो सकते हैं, ओके। पर शायद उनको बहुत सारी सोशल कम्युनिकेशन में बहुत एंजाइटी हो सकती है। और स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो उनकी कोग्निटिव एबिलिटी यानी उनके इंटेलिजेंस में इम्पैक्ट हो सकता है, शायद वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बहुत सारी सेंसरी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ओके। और ये स्पेक्ट्रम के बीच में अलग अलग लोग हो सकते हैं जिनमें ऑटिज्म अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। ओके। अ, तो इसी चीज़ पे मैं आपसे पूछूंगी गोपिका कि क्या मतलब एज इन अगर कोई मदर हैं या कोई केयर गिवर हैं, कोई पेरेंट हैं जिनका बच्चा शायद ऑटिस्टिक हो सकता है, तो क्या साइन है, अर्ली साइन जो वो समझ सकते हैं? और बिकॉज आई एम श्योर कि इट इज़ अ जर्नी, और आपको कब एहसास होता है, आपको कब पता लगता है, यू कैन बी सरप्राइज, यू कैन बी इन मैनी काइंड ऑफ इमोशंस। तो कैसे इट इज़ ईजियर फॉर अ पेरेंट, फॉर अ केयर गिवर टू अंडरस्टैंड कि ओके दे नीड दिस काइंड ऑफ स्पेशल अटेंशन? श्योर। तो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरे जुड़वा बच्चे हैं, वीर और गायत्री। ओके। जब दोनों छोटे थे तब पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बहुत ऑब्वियस था, राइट? क्योंकि वो yes. कुछ चीजें करती थी वो और वीर नहीं करता था। तो पहली जो चीज होती है, जो ज्यादातर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा, जब मैं नाम पुकारते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अभी ओके। छोटे बच्चे भी लगभग 4 से 6 महीने के बच्चे, अगर आपने बच्चों के साथ बात की, गुगू गुगू ऐसे कुछ बात की, करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते कुछ रिस्पॉन्स देंगे, हैं। राइट? सो रिस्पॉन्स नहीं होता है। नाम, जब उनका नाम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आई कांटेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत, वो जो मेन पॉइंट बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। ओके। सो दीज आर द बिगिनिंग साइंस। अपने आप रहना पसंद करते हैं, अपने आप खेलना पसंद करते हैं, एक ही तरीके से खेलना पसंद करते हैं। यानी अगर उन्होंने ब्लॉक्स के साथ टावर बनाया, तो वो ब्लॉक्स के साथ टावर ही बनाएंगे, कार नहीं बनाएंगे, ट्रेन नहीं बनाएंगे, वो ही टावर बनाते रहेंगे और बार बार वो करते करते रहेंगे। और अगर किसी ने उनको कहा चलो हम अलग तरीके से खेलें, और ये टावर नहीं बनाए और ट्रेन बनाए, बहुत ही अपसेट हो जाएंगे। और पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे कि क्यों मेरा बच्चा इतना अपसेट हो रहा है। सो ये सब जो चीजें हैं, वो दीज आर द अर्ली साइंस। और जैसे कि मैंने कहा, सेंसरी इनपुट, शायद कुछ चीजें घर में, अब इंडियन घर में तो प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, नहीं, और बहुत टाइप की आवाजें होती है। बहुत टाइप्स की आवाजें होती हैं। तो वो सीटी बजने पर बहुत रोना, या फिर वॉशिंग मशीन के पास जाना और उसको गोल गोल घूमते देखना, फैंस को देखना, और देखना यानी ऐसे ही एक तरफ से देख के वापस नहीं देखना, पर घूरते रहना, ओके। राइट? लोगों के साथ मेल जोल नहीं करना। तो ये सब जो साइंस हैं, वो दे आर इंडिकेटिव ऑफ तो पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही वो कुछ अलग अपने बच्चे में देखें, तुरंत उनको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए, ताकि वो असेस करें, उन्हें डायग्नोसिस करें और थेरेपी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, जल्द से जल्द इंटरवीन करना, थेरेपीज देना, वो शुरू हो सके। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, उसका ज्यादातर जो डेवलपमेंट होता है, वो पहले 5 सालों में होता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं सीख पाते हैं, ऑफ कोर्स हम जिंदगी भर सीख पाते हैं, पर जो जितनी क्षमता होती है ब्रेन की सीखने की, पहले 3 से 5 साल में, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर जल्दी हमने इंटरवेंशन किया, जल्दी से थेरेपी देना शुरू किया, तो बच्चे बहुत ज्यादा सीख पाते। नहीं, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर ये साइन जब वो उनको पता चलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि जहाँ तक मैं जिन्हें जानती हूँ या जो है, उनका पहले तो वो एक्सेप्टेंस में ही निकल जाते हैं 5-7 साल कि कुछ है या कुछ नहीं है, हाइडिंग एंड कीपिंग इट, बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, एंड आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। तो वो आपने एकदम सही बोला कि एक स्टेप लेना चाहिए। मोनिशा, जैसे इन्होंने गोपिका ने ऑटिज्म के बारे में हमें बताया, मैं चाहूँगी कि आप हमें ना थोड़ा एक्सप्लेन करें डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, और इनका डायग्नोसिस जब बच्चा
का जन्म होता है तभी होता है। ओके। और डॉक्टर कैसे जानते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है? वो जो डॉक्टर आते हैं उनको देखने के लिए और उसका टेस्ट करने के लिए, वो देखेंगे कि ये बच्चे के कुछ विशेष फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि आलमंड शेप आँखें, मसल टोन में कमी रहती है, ओके। उसके पैर के अंगूठे में थोड़ा गैप रहता है, उनको सैंडल गैप बोलते हैं। तो डॉक्टर ये सब देख के उनको एक डाउट आता है कि ये बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और फिर ये कंफर्म होता है जेनेटिक टेस्ट के साथ। ओके। तो डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस बच्चे के जन्म पे ही होता है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो अर्ली इंटरवेंशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। राइट। एक्सेप्टेंस की बात आपने जो गोपिका के साथ की, वो ये सेम चीज़ है इधर। जैसे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ये आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारा बच्चा एट बर्थ डायग्नोसिस हुआ था, हमने ऑफ कोर्स हमें दुख हुआ क्योंकि हमने हमारा जो सोच था कि हमारा बच्चा ऐसे बने होगा, राइट, वो दूसरे डायरेक्शन में चले गया। पर हमने ये भी जाना कि ये अभी बच्चा है हमारा, ये हमारा बच्चा है, और हमें अपने जो भी हम कर सकते हैं उसको हेल्प करने के लिए हमें अभी से अभी स्टार्ट करना है। तो डाउन सिंड्रोम के लिए भी अलग अलग टाइप की थेरेपीज स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी। जितना भी जल्दी स्टार्ट हो सके वो बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो आपने जब थेरेपीज़ की बात करी, तो क्या इंडिया में वो थेरेपीज़ अवेलेबल है, और या वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है, या रूरल एरियाज़ में भी मतलब कोई इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसे थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि दिस इज़ अ मासेस प्रॉब्लम। करेक्ट। तो डेफिनेटली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अभी आज हम इंटरनेट एरा में है तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स खुद सीख सकते हैं। वो जाके कोई नज़दीक वाला शहर में जाके होम प्रोग्राम्स ले सकते हैं, और पेरेंट्स खुद अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे याद है कि जब मेरा बेटा मीहान छोटा था, तब मैंने भी ये सोचा था कि मैं थेरेपी ज़रूर करूँगी, पर मेरा लाइफ थेरेपी में नॉन स्टॉप थेरेपी में नहीं होना चाहिए। तो मैं भी वो टाइम पे भी फैसिलिटी सब थे और थेरेपिस्ट भी सब थे, पर मैं होम प्रोग्राम्स ले जाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पूरा दिन दिन रात थेरेपी में ही जाए। मुझे मेरे बच्चे को एंजॉय करना था, तो मैंने ये सब थेरेपीज के बारे में सीखा और उसके डेली लिविंग में उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो ज़रूर, और आज 20 साल पहले इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, पर आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेरेंट्स ज़रूर डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए और थेरेपिस्ट के साथ भी मिलना चाहिए, रेगुलरली उनके पास चेक इन करना चाहिए। पर बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप बच्चे के साथ कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। राइट। जैसे कि हम अगेन बात कर रहे हैं कि बहुत इन्फॉर्मेशन है बाहर, पर फिर भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जो फर्स्ट थिंग है वो ऐसे होता है कि जब भी कोई डाउन सिंड्रोम का या ऑटिज्म का बच्चा होता है, तो कि मदर ने क्या गलत किया था आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में। डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, मतलब दिस आर अ लेमैन थिंग विच कम्स अप कि उनने ठीक से न्यूट्रिशन नहीं दिया, ये दिया। तो क्या है इसमें, वाई मदर्स आर पुट टू गिल्ट एंड विच लेट्स टू मीन्स दे आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ माइंड। तो एक मैं चाहूँगी ये क्लियर करना, मतलब क्लियर आप करिए इसको कि मदर्स, क्या ये कोई मदर पे डिपेंडेंट चीज़ें हैं? दूसरी चीज़ कि आई वॉन्ट यू टू क्लियर कि इलनेस और कंडीशन
इनमें आप कुछ फ़र्क बता सकें हमारे ऑडियंस को? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, माँ पर पूरा दोष होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे माएँ आती थी, जब मैं थेरेपिस्ट की तरह से काम करती थी, और वो आती थी और रोती थी और कहते थे कि पूरा परिवार मुझे ही ब्लेम करता है, मुझे कहता है कि तुमने इस बच्चे को ऐसे करवाया, क्या मेरा दोष है, मैंने इसको ऐसे किया है कि नहीं। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त हम उन्हें रीअश्योरेंस देते थे कि नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है, और जो स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए माँ को ही दोषी ठहराया जाता है। पर ये जो कंडीशंस है, वेदर इट इज़ डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या जो भी कंडीशंस हैं, वो भले ही बच्चे को इन यूट्रो होते हैं, राइट, यानी जो माँ के पेट के अंदर, पर उसमें माँ का कोई दोष नहीं होता है, राइट। दूसरी चीज की जो आपने कहा, कंडीशन और इलनेस, राइट। इलनेस जो चीज है जिसका क्योर हो सकता है, ओके, यानी आपको सर्दी जुकाम हुआ, वो इलनेस है, आपने क्रोसिन ले ली, आपने कुछ काढ़ा पिया, कुछ ऐसे स्टीमिंग किया, और बस आप ठीक हो गए हैं, राइट। मोर सीरियस इलनेस, आपको कैंसर है, आपने कीमोथेरेपी ली, रेडिएशन लिया, दवाएं ली, और शायद आपका क्योर हो सकता है, राइट। पर ये जो कंडीशंस हैं, वो लाइफ लॉन्ग कंडीशंस हैं, यानी जो जन्म पे होते हैं और पूरी जिंदगी। ऐसे नहीं कि उठ के कल मेरे बेटे को ऑटिज्म नहीं होगा या मियान को डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, या भले ही कितने दवाएं ले या थेरेपी करे या जो भी है, वो हमेशा ही होगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई बाबा जी, कोई मेडिसिन नहीं है ना जो ये, बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन दैट पीपल थिंक ये पानी पियो, वो करो, उसको दिखाओ, ये झाड़ा करो, एंड सो आई जस्ट वांटेड ये बाबा जी की बातें हैं, और बहुत, ये तो एक एक्सट्रीम है, पर बहुत सारे थेरेपीज भी आते हैं, कुछ एडवर्टाइज होते हैं बहुत सारे पैसे के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स उस पर स्पेंड करते हैं कि ये थेरेपी से, हाँ, अलग अलग थेरेपीज एडवर्टाइज के एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं, तो पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि अरे मेरे बच्चे के लिए मुझे सब कुछ करना है, पैसे को की बात नहीं होनी चाहिए, मुझे इस पे फुल ट्रीटमेंट करना है। पर ये सब पहले जो भी पेरेंट जो भी करे, पहले उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड देख के उसके स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनप्रूवन है जो इंटरनेट पे फैली हुई है और चल रही है। तो ये पेरेंट्स को बहुत इन पे पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना है। पेरेंट्स को मेरे ख्याल से ऐसे प्रेशर होता है कि ये आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनके बोझ में हो, आप कब तक करोगे और आपके बाद इनका क्या होगा। बराबर, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमेशा, जिसको लेके दे आर वेरी सेंटिमेंटल और दे आर वेरी वरिड, तो मे बी दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. So this is their own journey. They have to work through it, and thanks to you both that you have come up with Buddy Up app, which is just वो distance है उसको कम कर रही है और लोगों को पास ला रही है. तो एक चीज़ और मैं बात करूँगी जिससे पहले कि हम Buddy Up के बारे में बात करें, कि आपने बात किया थेरेपी के लिए और इंक्लूसिव और चीज़ों के लिए, बट थिंग इज़ कि कौन से आप ऐसे गाइड करेंगे कि स्कूल्स हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंक्लूसिव हैं इनके लिए, अगर मुझे अपने बच्चे को कोई स्कूल में डालना है, करना है, बिकॉज मैं जानती हूँ बहुत पेरेंट्स एक स्कूल में डालते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ले लो, इसको कुछ सिखा दो, कर दो, तो इज़ इट द राइट वे, और देर आर सम स्पेशल स्कूल्स और विच पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट, कैन यू प्लीज़? तो एक्चुअली इसका कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है. हर पेरेंट को अपने बच्चे को जो सूटेबल सेटिंग है वो देखना है और उस टाइप का स्कूल चूज़ करना है. कभी कभी इंक्लूसिव स्कूल्स
वो सही सेटिंग रहती है। कभी कभी स्पेशल स्कूल्स भी सही सेटिंग्स रहती है। तो पेरेंट को जो अवेलेबल ऑप्शंस है उनको वे करने हैं और उनके बच्चे को उस हिसाब से स्कूल पे भेजना है। में भेजना है। बट देर आर स्पेशल स्कूल्स। सो हाँ, तो मिहान की जो स्कूल थी वो फॉर्चुनेटली इंक्लूसिव स्कूल थी और वो Okay. बहुत वहाँ पे खुश था। पर ये बहुत ही कम ऐसी स्कूल्स होती हैं, राइट। नॉट ओनली मुंबई में पर पूरे भारत में बहुत कम स्कूल्स होती है जो व्हेन यू से इंक्लूसिव इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी जो एक्चुअली इंक्लूसिव होती है, क्योंकि वो जो लॉ होता है वो वो उनको जरूरी है, कहता है हाँ। कि आपको इंक्लूसिव होना चाहिए, पर वो एक्चुअली इंक्लूसिव होती है। उस स्कूल में हर व्यक्ति, प्रिंसिपल से टीचर से हाउसकीपिंग वाले, सब इंक्लूसिव होते हैं। कोई भी उस बच्चे को ऐसे नहीं फील करने देते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, राइट। राइट। सो ऐसी स्कूल मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर मेरा बेटा स्पेशल स्कूल में गया था, तो हमने पहले शुरुआत की थी रेगुलर स्कूल्स में, और फिर मैंने देखा कि उसके और उसके क्लासमेट्स के बीच बहुत बड़ी गैप थी। और ये गैप सीखने की गैप ही नहीं थी, पर जो सोशल गैप थी वो बहुत बड़ी थी। वो लोग कुछ और कर रहे थे, ये कुछ और कर रहा था। और मैं देखते देखते मुझे पता था कि आगे जाके ये जो बाकी के बच्चे हैं वो एक तरफ जाएंगे और मेरा बेटा दूसरी तरफ जाएगा, और उसे वो लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे, राइट। और क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से डेवलप हो रहे थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको तो एकेडमिकली ठीक है, वो यानी शायद कैच अप करे नहीं करे, उसको स्पेशल प्रोविजन दिए जाएंगे जो भी है, पर जो सोशल गैप है वो बहुत वाइड होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। सो इसलिए मैंने उसको स्पेशल स्कूल में डाला, और आई थिंक हमारे लिए तो ये बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वीर, जैसे कि मैंने कहा, वीर ऑटिस्टिक है, तो वो बहुत ही इंट्रोवर्टेड था, बहुत शाय था, ज़्यादा बोलता नहीं था, और धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, क्योंकि वो उसने देखा कि मैं एक ऐसी एनवायरनमेंट में हूँ, एक दूसरे बच्चों के साथ हूँ, जहाँ पे मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा, वो बोलने लगा, और धीरे 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 उसने थोड़ा सा उसका जो उसके अंतर्गत जो कवरिंग था, जो शेल था, वो धीरे धीरे उसने तोड़ा और बाहर आया, और उसमें जो कॉन्फिडेंस था, इंडिपेंडेंस था, वो धीरे आगे बढ़ा, और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ओके। आप लोगों ने ऐसा क्या गैप देखा या क्या ऐसी ज़रूरत देखी कि यू केम अप विद दिस बडी अप ऐप? टेल अस अबाउट द रीज़न व्हाई इट इज़ देयर एंड व्हाट डज इट डू? I'll start. तो मेरा बच्चा, जैसे मैंने बताया था, वो एक इंक्लूसिव स्कूल में जाता था, तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वो बहुत ही सोशल है, बहुत बातचीत करता है। पर मुझे पता था कि एक टाइम आने वाला है जहाँ उनके बाकी के सब क्लासमेट्स कॉलेज पे जाएंगे, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाएंगे, और ये मिहान, मेरा बेटा, वो कुछ अलग पाथ पे चले जाने वाला है। तो मैंने सोचा अभी मैं अब से फ्रेंड्स ढूंढूं, ताकि वो उसको बाद में अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। तो मैंने फ्रेंड्स ढूंढना शुरू किया, और पर मुझे पता नहीं ये फ्रेंड्स कहाँ से ढूंढूं। और वो टाइम पे मैंने सोचा था कि शायद ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई ऐप रहेगा, कोई वेबसाइट रहेगा, जहाँ पे मैं उसके उम्र के बच्चे को ढूंढ सकूं, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो आखिर में उसकी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, जो एक उम्मीद डेवलपमेंटल सेंटर की फाउंडर है। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि वो कुछ मुझे बच्चे सजेस्ट करे जो मिहान के एज ग्रुप में है। और डॉक्टर विभा ने मुझे गोपिका से मिलवाया। तो हम दोनों मिले और हमारे बेटे मिले, और जब मिले दोनों खास फ्रेंड्स बन गए। और 2 साल के बाद हम
जा रहे हैं कि उनकी फ्रेंडशिप कैसी बढ़ रही है और उसके दोनों पे क्या असर हो रहा, क्या फ़ायदे हो रहे हैं उसके फ्रेंडशिप के वजह से। और हमने सोचा क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ दूसरे लोगों को भी ऐसा मौका मिले फ्रेंड्स ढूंढने के लिए। तो बाडी आप ऐप की शुरुआत वहाँ से हुई। क्योंकि हमने सोचा कि एक तो हम मुंबई में रहते हैं जहाँ पे एक अर्बन सेंटर है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। राइट। फिर हम विभा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता नहीं है, है। राइट? तो वो लोग कहाँ जाए। दूसरी चीज़ की जो हमने देखा कि जो जैसे कि मोनिशा ने कहा फ्रेंडशिप और दोस्ती उन बच्चों के बीच हुई। हम मैं खास करके थेरेपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, हम्म। और ज़्यादातर पेरेंट्स वही करते हैं, हम्म। थेरेपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और क्योंकि वीर को ऑटिज़्म है और वो बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, अपनी ही दुनिया में रहता था। हम्म। तब जब वो छोटा था तब थेरेपिस्ट कहते थे कि आप प्ले डेट्स करो, आप बच्चों को बुलाओ घर पे। और वो चीज़ मेरे लिए इतनी टेंशन होती थी मुझे उससे कि मैंने छोड़ ही दिया। हम्म। जब वो मिहान के साथ फ्रेंड्स बना, तब मैंने देखा कि उसके लिए इतना अच्छा था। वो ज़्यादा बोलने लगा, वो ज़्यादा उसके साथ हँसने लगा, खुश रहता था। तो उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी हो गई। ओके। और मुझे बहुत चिंता होती थी कि क्या करेगा वो आगे जाके, उसका एक फ्रेंड नहीं है, नहीं क्या है। होगा उसका। और अभी तो आप देखो तो इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं। हम्म। और तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये मौके दूसरे बच्चों को दें। और तो या हमारे बच्चे को वही चीज़ चाहिए जो बाकी के टीनेजर्स को चाहिए ना। वो सब राइट। जैसे वो देखते हैं कि बाकी के टीनेजर्स मूवीज़ में जा रहे हैं और कॉफ़ी शॉप में जा रहे हैं और डांस पार्टी में जा रहे हैं और वो वही चीज़ चाहते हैं। राइट। तो उनके लिए ये फ्रेंडशिप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में जब आ जाती है उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ बढ़ती है। जाता है। हाँ, क्योंकि दोस्ती, एक्चुअली आप देखो तो दोस्ती थेरेपी है, हम्म। राइट? हम पूरे दिन में अब हम काम करते हैं, हमारा दिन बुरा गया, हम क्या करते हैं, घर पे जाके हम अपने दोस्तों के साथ बात बात करते हैं करते हैं। कि राइट। आज यार इतना बुरा दिन था, आज हम्म। ये हुआ वो हुआ। और बात करने के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं राइट? एकदम। हम्म। सो इसलिए दोस्ती एक्चुअली थेरेपी होती है। और दोस्त हमारी जिंदगी में होने से इतना अच्छा लगता है। अकेलापन कोई कोई नहीं महसूस करना चाहता। पर आई थिंक जो जिन लोगों को विकलांगताएं हैं, जिन लोगों को डिसेबिलिटीज है, वो शायद बहुत एक्सक्लूड किए गए हैं। और बाकी की सोसाइटी जो है वो उनको इतना वो ध्यान नहीं देते हैं, और उनको लगता है कि उनके लिए दोस्त होना इतना ज़रूरी नहीं नहीं है। है। राइट। पर एक्चुअली एग्जैक्टली। सबके लिए ज़रूरी है। हम्म। सबके लिए कोई ना कोई जरूरी है। ज़रूरी राइट। है। तो क्यों नहीं उनके लिए भी। तो बड़ी अब ऐप पे कौन है, वो क्या कर सकते हैं, हाउ डज इट वर्क, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन सो करिए। ऐप फ्री ऐप है, इंग्लिश और हिंदी में है। ओके। ओके, आपको और एंड्रॉयड और आईओएस पे दोनों पे ऐप है। आपको ऐप फ्री डाउनलोड करना पड़ेगा। बडी अप नेटवर्क है, ओके। तो आप ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आप साइन अप करोगे, और फिर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। अगर आपका बच्चा 18 साल की उम्र से कम है, या फिर आपको लगता है कि आपका बच्चा वल्नरेबल हो, यानी अगर उसको आईडी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, या आपको लगता है कि उसकी समझ वो शायद नहीं पूरी तरह से समझ नहीं पाए, या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो आप खुद ऐप ऑपरेट मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो आप अगर प्रोफाइल बनाओगे, आप अपने बच्चे का यूजर नेम डालोगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालोगे, बच्चे के इंटरेस्ट डालोगे, बच्चे के बारे में लिखोगे। सो पूरा प्रोफाइल आप बनाओगे। फिर ऐप आपकी प्रोफाइल के हिसाब से थोड़े प्रोफाइल्स आपको सजेस्ट करेगा। ओके। आप उनको देख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। और सर्च आप
अलग अलग क्राइटेरिया पे सर्च कर सकते हैं। एक तो एज रेंज होगी, तो अगर आपका बच्चा से 20 साल का हो, सो आप लगभग मे बी 17 से 25 तक सर्च कर सकते हैं। ओके आप डिस्टेंस पे सर्च कर सकते हैं, यानी 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, क्योंकि अच्छी दोस्ती ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन दोस्त बना राइट सकते लेकिन हैं, पर हाँ अच्छी दोस्ती होने के लिए आप रोज अगर मिलोगे, वॉक के लिए जाओगे, यहाँ पे जाओगे, वहां पे जाओगे, वो अच्छी तरह से वाह मतलब आप ये दोस्ती सुन के निभा ही सकते कितना हैं। अच्छा लग रहा है कि इट इज लाइक यू नो सो नॉर्मल फॉर देम बिकॉज आई नो कि दूसरे उनको डिफरेंट देखते हैं पर हाँ, वो दूसरों को डिफरेंट देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो गोइंग टू वॉक्स एंड बर्थडे या पार्टीज एंड एवरीथिंग दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आइडिया या एग्जैक्टली इट्स अमेजिंग सो वो डिस्टेंस है। इंटरेस्ट अलग अलग इंटरेस्ट है, यानी और जब हमने शुरुआत की तब हमने एक जनरल लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाया था। पर फिर हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट्स जैसी चीज़ें होती हैं, व्हीलचेयर स्पॉट्स जैसी चीज़ें होती है। ओके कुछ ऑटिस्टिक लोगों ने कहा कि लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, या मैथ्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब हमने इंटरेस्ट जोड़ी। और आप डिसेबिलिटी भी इंडिकेट कर सकते हैं, पर जैसे कि हमने देखा कि ऑटिज्म और जिन व्यक्ति को ऑटिज्म है और डाउन सिंड्रोम है, वो भी बेस्ट फ्रेंड्स बन बन सकते सकते हैं। हैं सो डिसेबिलिटी आप इंडिकेट कर सकते हैं, पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और जेंडर, राइट मेल फीमेल अदर एनी। सो वो आप अगर फिल करोगे और आप सर्च बटन पे प्रेस करोगे तो आपको और प्रोफाइल्स दिखाई देंगी। इन ओके प्रोफाइल्स को आप पढ़ सकते हैं, उन्हें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट जब आप भेजोगे तब और वो एक्सेप्ट करेंगे तो अब आप बडीज बन जाओगे। ओके आपको भी लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। और फिर आप ऐप पे ही चैट कर सकते हैं। ओके आप टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और 1 मिनट का वीडियो कॉल हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग खास करके उनको पता है कि ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो वो क्या कर सकते हैं कि फेक प्रोफाइल बना प्रोफाइल बना सकते हैं। सकते हैं सही सो बात है एटलीस्ट उनको पता है कि जिनसे मैं चैट कर रहा हूँ या चैट कर रही हूँ, वो सही लोग है जन कि है कि नहीं नहीं। सो ये, और हमारा एक बहुत एक्साइटिंग नया अपडेट आने वाला है, जिसके बारे में मोनिशा आपको बता सकते हैं। तो ये ऐप अभी 9 महीना ओल्ड 9 है महीना। हाँ और हम ये डेटा देखते हैं तो हमारे ज़्यादातर हमारे यूज़र्स 18 और 20 और 30 के बीच में है और फिर ओके 30 और 40 के बीच में, और बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लिए ढूंढ रहे हैं। ओके तो हमने सोचा है क्यों हम ना एक ऑप्शन दे कि किसी को कुछ पार्टनर ढूंढना है, वो भी राइट ऐप पे एक सुविधा है। तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि मैं कोई लव ढूंढ रही हूँ, या तो मैं फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप ढूंढ रही हूँ, या ढूंढ रहे तो हो मैं दोनों ढूंढ रही हूँ। तो राइट उस हिसाब से भी एक वर्टिकल आ रहा है वर्टिकल आ आपका रहा है वाओ आगे। दैट्स हाँ नाइस और इनफैक्ट केयर गिवर्स भी, जो माता पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल डाउन हो, कोई किसी से मिले या राइट किसी से शादी करें, या कोई पार्टनर हो उनका, विच इज सो तो वो भी नाइस कर उनका सकते हैं। परसेप्शन सोसाइटी का परसेप्शन भी बदलता है उनकी तरफ एग्जैक्टली। एक्सेप्टेंस ज़्यादा आता है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आती है और इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग इनफैक्ट ऑन सोशल मीडिया आई हैव सीन मतलब 2 people who had Down syndrome got married recently राइट। एब्सोल्युटली। yeah यस। so जो that जो was such a beautiful thing जो सिचुएशन पहले ज़माने में था, जब लोग सोचते थे कि डाउन सिंड्रोम जिसको डाउन सिंड्रोम है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस में डाला डाला था जाता है वो टाइम पे। इनफैक्ट उन्हें अंदर और रखा जाता है और जितना वो एक्टिव रहते हैं ना नॉर्मल्स में उससे भी कम एक्टिव हो जाते हैं वो बिकॉज एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको स्टिम्युलेशन नहीं मिलता है, उनको उनके बारे में सब भूल जाते हैं, तो वो जो सोचते हैं वो ही होता है। या पर राइट उनको जो एक्सपोजर मिलता है और अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है, बहुत सारे चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया अभी बहुत कॉमन चीज़ है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लोगों आगे बढ़ के चीजें करें
इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, राइट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आजकल अभी हम बहुत इनफैक्ट सारी ऑनेस्टली चीज़ें सुन रहे हैं। प्रिया, हमने 9 महीनों में इस ऐप पे हमने जब काम किया है, बहुत सारे हम अलग अलग डिसेबिलिटी ग्रुप्स में जाके लोगों को मिलते हैं और हमने बहुत सारे लोगों से बात की हम मिले हैं। और जितना हमने इन 9 महीनों में उनसे सीखा है, वो आई थिंक हमारी दोनों की जो लाइव्स है इतनी एनरिच हो गई हैं राइट उससे, क्योंकि हम ऐसे है कि जब हम उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो डिसेबिलिटी तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही फनी हैं, बहुत बहुत ही अच्छे लोग और अच्छे इंसान मिले हैं। और ऑनेस्टली थोड़ी देर के बाद डिसेबिलिटी हम देखते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम इंसान की तरफ देखते हैं और वो ही हम चाहते हैं कि लोग इंसान की तरफ तरफ देखें। देखें। इसी बात मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि आप कोई स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस जो आपके ऐप के थ्रू किसी को हुआ है, वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, व्हिच इज़ लाइक रियली ओवरवेलमिंग एंड एक्साइटिंग? सो जो जो कनेक्शंस होते हैं और जो चैट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता कि लोग कैसे राइट यानी क्या एग्जैक्टली हाँ चैट कर रहे हैं। पर हम तो जब लोग हमें लिख के लिखते बताते हैं हैं तब भी हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। तो काफी लोगों ने लिखा है कि मुझे फ्रेंड्स मिले हैं। किसी ने कहा कि एक औरत है, जो बैंगलोर से है, वो बोल नहीं पाती हैं, और ऑटिस्टिक है। उन्हें भी एक और फ्रेंड मिले जो बोल नहीं पाते हैं, ऑटिस्टिक है, और वो दोनों चैट कर रहे हैं। ओके बहुत सारे लोग जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उन्होंने बताया कि हमें लोग मिले हैं। किसी ने हमें बताया कि अम, अ, कि एक लड़की को उनके काउंसलर ने बताया कि उस लड़की को बॉयफ्रेंड मिला, पर उनका ब्रेकअप भी हो गया उसके बाद। पर Okay. बहुत So सारी this is चीजें very ऐसे, normal. It is हाँ, going Yeah, really well for them करेक्ट, then though. करेक्ट। Because this is normal, na? That you like someone एब्सोल्युटली। and you don't या like someone. और हमें ये भी कहना है कि ये ऐप जो है प्राइमरीली पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए है, पर जिसको डिसेबिलिटी ना हो वो भी ऐप पे आ सकता है, बिल्कुल, if they can क्योंकि connect इफ with दे them. कैन कनेक्ट विद समबडी और कोई जिसको मिल सकते हैं, जिसकी लाइफ जर्नी कुछ अलग ही है, Right. बहुत सारा सीखने को मिलता मिलता है। है, right. तो ऐप ओपन है फॉर पीपल विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। राइट तो मैं एक और चीज़ पूछूंगी, क्या मतलब आपका रोल या एक केयर गिवर का या पेरेंट का रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है कि ऐप पे आपने रजिस्टर कर दिया और सब हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, या मतलब और भी कुछ है उसमें करने के लिए टू इम्प्रूव इट, या कुछ है जो लैक कर रहे हैं केयर गिवर, पेरेंट्स या गार्डियन? तो थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि हमने प्रोफाइल बना दी, बस चलो काम हो गया। पर एक्चुअली वहाँ से काम शुरू होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स जो होते हैं, उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो किसी से मिलते हैं, वो कहते हैं चलो आप अपने बच्चे को घर पे भेजो खेलने के लिए, फिर उनका बच्चा जाता है और अलग अलग लोगों के साथ ऐसे होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो स्कूल में है तो बस उनको छोड़ दो, वो बच्चों को बुलाते हैं, बर्थडे पार्टीज में ले जाते हैं, प्लान्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे ही जो माता पिता हैं और जो केयर गिवर्स हैं, जिनके बच्चों को डिसेबिलिटीज है, उनको ही वो वैसे ही करना होगा, भले ही उनके बच्चे शायद बड़े हो। पर इनिशियली जो पहला जो मीटिंग्स है, जो एफर्ट करना होगा, वो उनको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वीर और मिहान के साथ हमने ही शुरुआत की, हम दोनों ने बात की कि हम उनको मिलवाते हैं। फिर हमने पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स ऐसे करवाई कि आप घर पे आ जाओ, नहीं तो हम जाते थे, और से ऐसे चलता रहता था कई बार। और उसके बाद ये दोनों बच्चों ने अपने आप प्लान्स बनाना शुरू कर लिया, और फिर भी वो 16 साल के थे, वो बड़े थे, तो वो कर सकते थे। पर जो पहले जो मीटिंग्स करनी थी वो हमने की। ऐप पे दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला, पर थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। पहले ही आपको पहले दिन फ्रेंड्स शायद मिले ना मिले, यानी आपके लक के हिसाब से होता है, राइट?
सो आपको कोई मैच होगा, आप उन आपको हम हमारा ऐप जो है वो साथ ला सजेस्टेड रहा है। प्रोफाइल देंगे, हम्म, पर आप उनके साथ मैच हो पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि वो ह्यूमन फैक्टर आ जाता है, राइट? राइट। कि वो पर्सनालिटी मैच होगी कि नहीं, शायद होगी, शायद नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो आपको वापस जाना होगा ऐप पे। तो आप एक ही दिन पे ऐप पे प्रोफाइल बना दो और छोड़ दो, ऐसे नहीं होगा। आपको हर रोज दिन में कई बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने ये फ्रेंड से मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, क्या उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, चैट करना होगा ताकि आपको वो मैच मिले। फिर आप उसको ऑफलाइन ले जा सकते हैं और मिल सकते हैं एक सेफ जगह पे, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही फ्रेंडशिप बढ़ती है। तो तुरंत ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। सो दैट एफर्ट इज नीडेड, ऑफ दैट कोर्स। राइट, वो हमारा काम खत्म हो गया नहीं होता है। नहीं। ओके, तो और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अ, क्या एक चीज़ है जो पेरेंट्स, मतलब एक चीज़ आप सजेस्ट करेंगे जो वो अपने बच्चे के साथ करे हु आर डिसेबल और आर डिफरेंटली एबल, जो एक, मतलब एक बड़ा चेंज ला सकते हैं उनके? तो आई टेक दिस वन। तो मेरा सजेशन है कि अ, जो माँ बाप के डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको उनकी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद के लिए भी कम्युनिटी बिल्ड करनी है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि ये सोशल कनेक्शंस जब हो जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन बन जाता जाता है। है, राइट। तो सबसे वो थेरेपी वगैरह ऑफ कोर्स करना है, हाँ, पर ये मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट। और इनफैक्ट बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी देता है केयर गिवर्स को इस कम्युनिटी को बिल्ड करना, क्योंकि केयर गिवर्स भी अब दूसरे केयर गिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो अगर मेरा बच्चा न्यूली डायग्नोज्ड हो और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या राइट। फिर मैं दूसरे लोगों को के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ जो मेरी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो मैं भी अपने लिए 2 दूसरे केयरगिवर्स ढूँढ सकती हूँ, जो मेरे नेबरहुड में, मेरी लोकेलिटी में हो। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि जब कोई दूसरी माँ या क्या पिता एक्सपीरियंस है? आपको बताएँ जो जिनका बच्चा स्लाइटली थोड़ा बड़ा हो और आपको बताए कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो आपको दिलासा देते हैं ना, वो कोई नहीं दे पाता है। राइट। आपकी खुद की माँ या आपकी बहन या आपके फ्रेंड कोई नहीं दे पाएगा। पर क्योंकि उस व्यक्ति ने वही जो आपकी जो जर्नी जर्नी है वो गुज़री है, देखना। उन्होंने वही किया है। उसी पाथ से वो गुज़र रहे हैं राइट। और उनको पता है कि शायद अभी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मुश्किलें आ रही हैं, पर इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। और जब वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, आप एक्चुअली बिलीव करोगे करते हो, उनको। या सो देयर इज लॉट टू लर्न एंड अनलर्न एक्चुअली, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गोपिका एंड मोनिशा, आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया है, एंड यू आर रियली वर्किंग ऑन समथिंग very fantastic, and we are really looking forward for the another vertical also, because yes, let's make it normal, and let's give our support to them, because I think the two main thing आपके conversation जो मुझे समझ पड़ा है वो है friendly support to them, and playing with them, having fun with them makes a lot of difference. Thank you so much for coming here. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you so much for watching this episode. Do not forget to like, share, and subscribe the channel. Thank you.